हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के लिए जियोग्राफी की एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। और एनसीईआरटी की अभी ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो हम इसको सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंप्लीट बुक लिस्ट कंप्लीट करेंगे। एक मतलब इंपॉर्टेंट जो लाइनें इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, वो मैंने एक ये साइन के तौर पर लगा रखी है। जो लाइनें इंपॉर्टेंट है मतलब पूरी बुक में है, अपने हर चैप्टर में पूरी बुक में है। तो हम आज ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट जियोग्राफी करेंगे। तो 11th की मैंने स्टार्ट करी है। तो अब चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 1 और 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें वो स्टार्टिंग में सिर्फ दे रखा है। जैसे कि हम इसमें ये देखते हैं, ये एक सारणी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, चैप्टर नंबर 3 से। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये सीरीज़ है, ये कंटिन्यू मैं लाऊंगा, मतलब कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी कंप्लीट जियोग्राफी की है। तो अगर ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो एक बार तो पूरा देखना, उसके बाद में अगर सीरीज़ अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको बंद कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये कंप्लीट करेंगे, एक एक लाइन जो भी मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें सब। और मैंने तो ये पढ़ रखी है, तो इसमें मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा लिख रखा है, वो भी ये सब है, कंप्लीट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज में हमारा ये डायरेक्ट हम अध्याय 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार उसको सिर्फ देख लेना। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है यही हम पढ़ेंगे, सब पूरा मटेरियल नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। तो क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि आंतरिक भाग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत अंदर तक नहीं जा सकते हैं। हम जाते हैं लेकिन कम, बहुत ही कम। जो हमारी मशीनें काम कर रही है, जैसे कि समुद्र में हो गई या फिर पृथ्वी की क्रस्ट में हो गई, तो वो 1-2 किलोमीटर से भी मतलब ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है भूगर्भ की जानकारी के साधन, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर है। जो अपनी पृथ्वी है उनकी त्रिज्या है 6370 किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी हो गई, अगर ऐसे बनाए तो ये 6370 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में प्रत्यक्ष स्रोत, ये जानकारी के साधन में आते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में पृथ्वी से, ये हम इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, पृथ्वी से आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टान है अथवा वेद चट्टान है, जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। ये प्रत्यक्ष स्रोत में हम ये याद करेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें ये याद रखना है, दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष स्रोत में है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा आता है परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, ये है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना। प्रत्यक्ष स्रोत में बात कर रहे हैं, गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, ठीक है। वह समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, इंग्लिश में डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया है। ये कभी कभी फैक्ट पूछते हैं कि मतलब सबसे गहरा कहाँ पे किया गया है, मतलब ये प्रवेदन। तो याद रखना है, आज तक सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष स्रोत में, एक तो ये हो गया, एक हमने पीछे देखा था, तीसरा है ये ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। ये इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है। और सेकंड में बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। फर्स्ट हो गया हमारा प्रत्यक्ष, सेकंड है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया, खनन क्रिया से हमें पता लगता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, ठीक है। एक तो खनन क्रिया, एक तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। ये तापमान और दबाव, ये भी इनको भी याद रखना है, क्योंकि ये भी अप्रत्यक्ष स्रोत के साधन है। एक तो खनन क्रिया हो गया, जो भी खनन करते हैं, खानों में खोदते हैं वगैरह, वो ठीक है। उसके बाद में तापमान व दबाव में वृद्धि होती है। जब ये खोदते हैं तो तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। ये भी ये तापमान है, दबाव है, खनन क्रिया, ठीक है। इससे साथ साथ मतलब घनत्व भी बढ़ता है, पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। जैसे कि गहराई में हम जाते हैं तो पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। अब घनत्व क्यों बढ़ता है उसमें तो वो हम सियाल सीमा और निफे के बारे में पढ़ेंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे A to Z। आपको मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, कौन सी इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, तो हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती है। ये उल्काएं हैं जो कभी कभी धरती पर पहुंचती है, धरती तक। तो ये हमारे ये हमारा ये हो गया उल्काएं। ठीक है, उल्काएं ये याद रखना है। एस्ट्रॉइड होते हैं जो मतलब आते हैं और पृथ्वी से टकराते हैं, कभी कभी पृथ्वी पर पहुंचते हैं, तो उनके बारे में हमें पता लगता है कि पृथ्वी मतलब पहले ऐसी ही थी, इन उल्काओं जैसी ही थी। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, उल्काओं का अध्ययन हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा आता है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है, वह भूकंप संबंधी क्रियाएं हैं, ये भी अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, और उसके बारे में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया गया। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, सब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है, ये आपको याद रखना है। फैक्ट हमेशा मतलब कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है या फिर भूमध्य रेखा पर, या फिर पृथ्वी के कोई भी मतलब दूसरा भाग दे देंगे, वहां पे पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ये इसका कारण बता दिया कि पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र से दूरी के कारण जो पृथ्वी का केंद्र है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है तो ऐसे बना लेते हैं, ये माना कि पृथ्वी है ऐसे, ये मतलब एकदम गोल नहीं है पृथ्वी, तो ये सेंटर है। तो यहाँ पे तो ये इक्वेटर हो गया हमारा, ये ध्रुव है ना यहाँ पे ये ठीक है। तो यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है क्योंकि यहाँ से ये दूरी ज्यादा है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ये दूरी कम है। ये तो हो गया अपना इक्वेटर और ये हो गए ध्रुव, तो यहाँ पे दूरी ज्यादा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे ध्रुवों पर अधिक है। ठीक है, ये याद रखना, और ये कम है, ये दोनों कम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं, जो हमने ये देखा है अलग अलग, यहाँ पे जैसे कि ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पे कम है, इनको क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। जो ये बताया है इन दो लाइनों के आधार पर ही ये गुरुत्व विसंगति कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी हमने पढ़ा और ये भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भूकंप के बारे में बताया है, तो भूकंप क्या है वो वगैरह। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। भूकंप क्या होता है, भूकंप होता है पृथ्वी का कंपन। ठीक है, पृथ्वी का कांपना ही भूकंप कहलाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। ये आपको याद रखना है, ऊर्जा के निकलने के कारण। अब ये ऊर्जा कहाँ से आती है, वो प्लेटों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, तो वहां से सब पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ऊर्जा के निकलने से हमारी क्या होता है कि पृथ्वी के जो भी हमें पृथ्वी है हमारी क्रस्ट के नीचे प्लेटें हैं, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, तो उन प्लेटों पे टिकी है हमारी पृथ्वी। तो वो प्लेटें कभी मूवमेंट करती हैं किसी भी वजह से, तो उस मूवमेंट की वजह से, वो इधर उधर मूवमेंट करने की वजह से, वो मूवमेंट भी हम कई तरह के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे आगे सब। तो उस मूवमेंट करने की वजह से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा के कारण तरंगें उत्पन्न होती है। तो ये बस पृथ्वी का कंपन होता है, ये भूकंप अपना। ठीक है, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये देखते हैं, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। ठीक है, प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्वत की सेलों में गहर दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, तो ये वही बताया है कि भ्रंश होते हैं पृथ्वी के अंदर। मेन तो वो प्लेटों से ही मतलब कनेक्शन है भूकंप का, तो प्लेटों की वजह से ही, प्लेटों के इधर उधर खिसकने से, किनारों से ऊर्जा निकलती है और फिर वही मतलब ऊर्जा भूकंप है। अब उस ऊर्जा की वजह से ही पृथ्वी का कंपन होता है, तो वही है हमारा भूकंप। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये यहाँ पे तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, ऊर्जा निकलती है और स्वयं बताया है। ठीक है, अब वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं या फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। दूसरा शब्द है हाइपोसेंटर। ठीक है, ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वो बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे कि ये पृथ्वी है अपना, ये जो सबसे भूकंप यहाँ पे है, तो माना कि ये पृथ्वी की सबसे ये नजदीकी सतह होगी। ये क्या लिखा है, भूतल पर वो बिंदु जो उद्गम केंद्र के, ठीक है, भूकंप का उद्गम केंद्र। जैसे कि यहाँ पे भूकंप
ये पृथ्वी की क्रस्ट मानते हैं ये। तो अगर यहाँ पे भूकंप पैदा हुआ है तो इसके जो समीप का पृथ्वी का जो भी क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत दूर है। अब सबसे नजदीक या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो यही होगा अधिकेंद्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे ही अधिकेंद्र कहते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक तो यही है, ये तो बहुत दूर हो जाते हैं। अगर इस साइड करेंगे तो ये भी मतलब दूरी ज्यादा हो जाएगी, ये भी दूरी ज्यादा हो जाएगी, ये भी दूरी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो सबसे नजदीक यही है और इसे ही कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये भूकंप का उद्गम हुआ है तो ये 90 डिग्री पे या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे ये अपना उद्गम केंद्र के ठीक, अधिगम केंद्र के ठीक होगा। ठीक है, यही होता है 90 डिग्री के कोण पर होता है, ये याद रखना है आपको। और तरंगे सबसे पहले यहीं पे महसूस की जाती है, सबसे पहले यहीं पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भूकंप की तरंगे। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलखंड में ही आते हैं। ये यहाँ पे तो ठीक है, स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं, ये याद रखना है आपको। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट, इसमें ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट है वही मैंने अंडरलाइन कर रखी है, वो ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो बस ऐसे ही दे रखा है। तो स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अपना ये पृथ्वी है, तो स्थल मंडल धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई, ये पृथ्वी है, अलग से बनाते हैं, तो ये 200 किलोमीटर यहाँ तक इसको स्थल मंडल कहेंगे पूरा। ठीक है, ये पूरा स्थल मंडल, तो ये हमारा होगा स्थल मंडल। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग, ये तो आपको पता ही होगा, भूकंप मापी यंत्र है जो भूकंप की तरंगों को मापते हैं। ठीक है, अब भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो भूकंपीय तरंगे व धरातलीय तरंगे। ठीक है, फर्स्ट होगी भूगर्भिक तरंगे या बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, ये याद रखना है, दो प्रकार की होती है। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट है भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये भी ठीक है, धरातलीय तरंगे क्या होती है और भूगर्भिक तरंगे क्या होती है। भूगर्भिक तरंगे मतलब पृथ्वी के जो अंदर ही पैदा होती है, और ये धरातलीय तरंगे धरातल पर आती है, तब उसे धरातलीय तरंगे कहते हैं, और नहीं तो पहले उसे भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है, इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। ठीक है, पी तरंगे व एस तरंगे, जो ये दोनों तरंगे हैं इसको पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है, ये गैस, तरल, ठोस व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। ये आपको याद रखना है कि प्राथमिक तरंगे, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि अप्राथमिक तरंगे कहाँ से गुजर सकती है, तो ये गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। ठीक है, एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स कहलाती है, और कुछ समय बाद में पहुंचती है। सबसे पहले प्राइमरी पहुंचती है, उसके बाद में सेकेंडरी पहुंचती है। ठीक है, एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है, और ये प्राइमरी है, ये गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यम से चलती है, पदार्थों से गुजर सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इस पैराग्राफ में, ये इमारतें वगैरह गिरती है, और सबसे ज़्यादा हानि होती है वो धरातलीय तरंगों से ही होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का संचरण। ठीक है, ये पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। ठीक है, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ये धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब छाया क्षेत्र व उद्भव। ठीक है, इसका देखते हैं। इसमें ये दे रखा है एस तरंग छाया क्षेत्र,
ये इसका एस का है और ये पी का है, ठीक है। इसमें ये पी तरंग का छाया क्षेत्र है, मतलब यहाँ से पी तरंगे नहीं गुजरती है, यहाँ से भी नहीं गुजरती है, ये पूरी पृथ्वी बना रखी है, ये क्रोड है और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, और ये कोण वाइज बता रखा है कि 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पी तरंग छाया क्षेत्र होता है, मतलब प्राइमरी तरंग या फिर प्राथमिक तरंग ये यहाँ पे नहीं दिखाई देती है या फिर यहाँ पे गमन नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी हर जगह मतलब प्राइमरी तरंगे गमन करती है। तो इसका 105 डिग्री से 145 डिग्री ये आपको याद रखना है, बाकी सब जगह ये गमन करती है। गैस तरल ठोस मतलब ये तीनों जगह करती है ना, तो इसमें ये ज़्यादा दिखा रखा है। और सेकेंडरी में ये नहीं, सेकेंडरी में मतलब बहुत कम जगह ही गमन करती है, क्योंकि केवल ठोस से ही, मतलब हमने पीछे अभी पढ़ा था कि ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गुजर सकती है, इसलिए ये पूरा इसका एस तरंग का छाया क्षेत्र है, ठीक है। छाया मतलब यहाँ से गुजरती नहीं है, बस सिर्फ यहीं से गुजरती है, पी तरंगों का किरण पथ, जो ये किरण पथ दिखा रहा है। अब 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में ये नहीं गुजरती है और बाकी यहाँ से यहाँ तक गुजरती है, ये याद रखना है। और ये 105 से 145 डिग्री, ये कोण के बारे में कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में फैक्ट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। जहां पर ये तरंगे, ये छाया क्षेत्र या फिर इसे कभी छाया क्षेत्र कहा जाता है, ये तो शैडो जोन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे तब पढ़ेंगे जब हम आगे। तो अगर आपको ये मतलब ऐसे ठीक लगता है आप, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि या ये मतलब सीरीज है, जो भी ये मतलब मैंने इंपॉर्टेंट लाइनें ये लगा रखी है, तो ये अगर आप कहोगे तो मैं ये सारे मतलब डिटेल में वीडियोस वगैरह कंप्लीट बता दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।